Hello students, welcome to Dronacharya IAS YouTube channel. I am Dr. Daman Benipal presenting you daily current affairs covering 17th January 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले न्यूज़ आर्टिकल से, विच इज़ अबाउट इंटरफेथ मैरिजेस. इंटरफेथ मैरिजेस एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमारी इंडियन सोसाइटी से जुड़ा हुआ है. इंडिया की सोसाइटी जो कि सेंचुरीज से ही कास्टिज़म और रिलीजनिज़म इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रिवेल हुआ है. हालांकि बहुत सारे लॉज भी बने हैं, लेकिन लॉज बनने के बाद भी आज के टाइम पे भी इंटरफेथ मैरिजेस हमारी इंडियन सोसाइटी में एक काफ़ी बड़ा सोशल स्टिग्मा माना जाता है. इसी को लेकर हमने रिसेंटली ये भी देखा कि बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स इंटरफेथ मैरिजेस को लेकर काफ़ी कंसर्न थी और उन्होंने प्रॉपर लॉज इनैक्ट किए ताकि इंटरफेथ जो मैरिजेस हैं वो स्टॉप हो सकें, जिसे पॉपुलरली वो रेफ़र करते हैं एज लव जिहाद, जिसके अंदर स्पेसिफिकली अगर हिंदू और मुस्लिम रिलीजन्स के अंदर अगर मैरिज हो रही है तो ऐसी चीज़ को लव जिहाद के साथ रिलेट किया जा रहा था. हाउएवर, अगर हम मैरिज जैसे इशू को लेकर लॉज बनाते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे जो राइट्स हैं जैसे कि राइट टू फ्रीडम, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ, इन सब को वॉयलेट करते हैं. सबसे पहले समझते हैं इंटरफेथ मैरिजेस होती क्या हैं. तो कोई भी ऐसा मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप जो कि दो इंडिविजुअल्स में डेवलप हुआ, लेकिन उन दोनों इंडिविजुअल्स की जो रिलीजन है, जो रिलीजियस फेथ है, अगर वो डिफरेंट है तो ऐसी मैरिज को कहा जाता है इंटरफेथ मैरिज. तो अगर मैरिज के अंदर दो इंडिविजुअल्स जो हैं अगर उनके रिलीजन्स डिफरेंट हैं तो ऐसी मैरिज को हम क्या बोलेंगे, इंटरफेथ मैरिज. हाउएवर, ये एक मैटर ऑफ चॉइस है हर एक इंडिविजुअल के लिए कि उनको किससे शादी करनी है, और वो किसी अगर डिफरेंट रिलीजन में भी मैरिज करना चाहते हैं. सो दैट इज़ ऑल द मैटर ऑफ चॉइस ऑफ एन एडल्ट. लेकिन इसके साथ साथ चॉइस होने के बावजूद देयर आर सर्टेन इश्यूज रिलेटेड टू इंटरफेथ मैरिज. सबसे बड़ा इशू जो इंटरफेथ मैरिजेस से जुड़ जाता है दैट इज़ द इशू ऑफ फोर्स्ड कन्वर्जन. ना क्योंकि यूजुअली मैरिज के बाद एक स्पाउस जो है वो अपना रिलीजन चेंज कर लेता है. स्पेशली देखा जाता है कि जो विमेन है वो अपना रिलीजन चेंज कर लेती है और इसे रिलेट कर दिया जाता है दैट दिस इज़ अ काइंड ऑफ फोर्स्ड कन्वर्जन. ना इसी के अंदर अगर हम मुस्लिम पर्सनल लॉ को देखें तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में अगर एक नॉन मुस्लिम पर्सन से शादी होनी है तो पहले उस पर्सन का रिलीजन कन्वर्जन करवाना पड़ेगा. जो नॉन मुस्लिम पर्सन है उससे शादी तब होगी अगर मैरिज से पहले वो पहले मुस्लिम रिलीजन को अपनाते हैं. तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ कहता है. नाउ अगर हम हिंदू रिलीजन की बात करें तो हिंदू रिलीजन सिर्फ और सिर्फ मोनोगैमी अलाउ करता है, मतलब ओनली वन लाइफ पार्टनर. तो अगर कोई पर्सन है जो कि सेकेंड टाइम शादी करना चाहता है, वन एक और स्पाउस लेकर आना चाहता है, तो ऐसे केस में देखा जाता है कि वो ऑफनली हिंदू रिलीजन से चेंज होकर अपने आप को मुस्लिम रिलीजन अडॉप्ट कर लेते हैं. तो इस तरह से वी हैव सीन कि किस तरह सोसाइटी के अंदर इंटरफेथ मैरिजेस को लेकर जो रिलीजन है उनको चेंज किया जाता है. हाउएवर, अभी तक ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है कि अगर इंटरफेथ मैरिजेस के बाद जो चाइल्ड जो बॉर्न होता है उसकी कास्ट डिटर्मिनेशन किस तरह होगी, इसको लेकर कोई भी प्रोविजंस नहीं है. नाउ ऐसी मैरिजेस को लेकर जो यूनिक फॉर्म है हमारा जो इंटरफेथ मैरिजेस हैं, इसको लेकर एक एक्ट इनैक्ट होता है विच इज़ योर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954. अब यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट है क्या. तो स्पेशल मैरिज एक्ट एक स्पेशल लॉ है जिसे इनैक्ट किया गया था ताकि यूनिक फॉर्म में जो मैरिज है बाय द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ये हो सके, जिसके अंदर जो पार्टीज़ हैं उनकी शादी होती है एंड दे डू नॉट हैव टू रिनाउंस देयर रिलीजन. उन्हें अपना रिलीजन रिनाउंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती एंड स्टिल बाय द मीन्स ऑफ रजिस्ट्रेशन जो मैरिज है वो वैलिडेट हो जाती है. इस एक्ट के अंदर हमारे इंडिया के हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बुद्धिस्ट इन सबको इंक्लूड किया गया है.
तो बाय द मीन्स ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पे जो मैरिज है वो कंप्लीट होती है और किसी भी इंडिविजुअल को अपना रिलीजन रिनाउंस नहीं करना होता। ना ये जो एक्ट है इसकी अगर हम एप्लीकेबिलिटी देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स पे नहीं बल्कि इंडियन नेशनल्स भी जो हैं जो कि अब्रॉड में रह रहे हैं उन पे भी अप्लाई होता है। सो इफ़ इंडियन सिटीजन और इंडियन नेशनल इज़ मैरिंग समवन हु इज़ फ्रॉम डिफरेंट कास्ट और रिलीजन, तो उन सबको आप स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत बाय रजिस्ट्रेशन ऐसी मैरिज को कंक्लूड किया जाता है। रिक्वायरमेंट्स अगर हम देखें तो इस एक्ट की जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है वो ये है कि ये वैलिड मैरिज तब बन जाएगी जब दोनों इंडिविजुअल जो दोनों पार्टीज़ हैं दे गिव देयर कंसेंट। दोनों अगर राज़ी हैं तो वो जो मैरिज है वो वैलिडेट होती है। नाउ इफ़ बोथ द पार्टीज़ आर विलिंग टू मैरी ईच अदर दैट इज़ इनफ। कास्ट, रिलीजन, रेस, किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं बनता। नाउ इसके साथ साथ जो कंडीशंस हैं वो तो वही रहती हैं, जो हमारी एज कंडीशंस हैं वो वैसी ही रहेंगी। ब्राइड ग्रूम और ब्राइड की जो एज है वो मिनिमम एज लिमिट से ज़्यादा होनी चाहिए। साथ ही में एट द टाइम ऑफ मैरिज जो दोनों इंडिविजुअल्स हैं, दोनों पार्टीज़ हैं, दे शुड बी मोनोगैमस। मोनोगैमस मतलब दे मस्ट बी अनमैरिड और उनका उस टाइम पे लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, अनमैरिड हो और कोई कहीं और पहले शादी नहीं होनी चाहिए, लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए। सो इन ऑर्डर टू डिसाइड फॉर देमसेल्फ, ताकि वो अपना फैसला खुद ले सकें कि उनको स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इस रजिस्ट्रेशन को यूज़ करके मैरिज को कंक्लूड करना है, द पार्टीज शुड बी मेंटली फिट, मतलब दे शुड बी मेंटली सेन एट द टाइम ऑफ मैरिज। ये जो लॉज हैं जो कि ऐसे मैरिजेस को गवर्न कर रहे हैं, इंटरफेथ मैरिजेस के लिए जो लॉज बनाए गए हैं, ये अपने आप में चैलेंजिंग हैं। बेसिकली आप एक तरह के मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप को रेगुलेट करना चाहते हैं बाय मेकिंग सच लॉज बिटवीन टू कंसेंटिंग अडल्ट्स। दो ऐसे अडल्ट्स जो कि एक दूसरे के साथ मैरिज रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं विद देयर ओन कंसेंट, लेकिन उसके लिए भी गवर्निंग लॉज अगर आ जाएं तो कहा जा रहा है दैट इट इज़ समहाउ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़। हमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे राइट्स देता है, जो बिल्कुल नोशन है, जो बेसिक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, द नोशन ऑफ इंडिविजुअलिटी, द नोशन ऑफ बेसिक फ्रीडम, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे इसके अगेंस्ट जाता है। ऐसे जो लॉज हैं अगर वो एक इंडिविजुअल की चॉइस की वो कहाँ पे मैरिज करना चाहते हैं, दे आर वायलेटिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एज वेल, सच एज राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू रिलीजन एंड राइट टू लाइफ। ना इसे लेकर आप इवन अपने पॉलिटी में पढ़ते हैं, वी हैव आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 21 क्या कहता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज और पर्सनल लिबर्टी। अपनी पर्सनल लिबर्टी को कोई भी पर्सन को डिप्राइव नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। एंड यहाँ पे हमें ये भी समझना होगा कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 विच इज़ गिविंग अस द राइट टू लाइफ एंड आवर पर्सनल लिबर्टी, ये इतना इम्पॉर्टेंट है दैट वी कॉन्फर दिस राइट। ये जो राइट है ये अवेलेबल है टू बोथ सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स। अगर इंडिया में कोई ऐसा पर्सन भी है जो इंडिया का सिटीज़न नहीं भी है, फिर भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसे राइट टू लाइफ एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी कॉन्फर करता है। इसके बाद हमारे पास आता है हमारा आर्टिकल 25। नाउ अगर आर्टिकल 25 की बात करें तो इट गिव्स अस द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इंडिया में आर्टिकल 25 इज़ प्रोवाइडिंग अस द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन ऑफ वंस चॉइस। किसी भी पर्सन का कोई भी रिलीजन ऑफ चॉइस है वो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसको लेकर जो रिलीजन्स हैं उनके पर्सनल लॉज हैं जिन्होंने स्पेसिफाइड लॉज बनाए हुए हैं रिलेटेड टू मैरिज, कि भाई अगर कोई इस रिलीजन को फॉलो कर रहा है तो कुछ इस तरह के पर्सनल लॉज रिलीजन बेसिस पे डिफ़ाइन किए गए हैं। इसीलिए इंडिया के अंदर जो इंटरफेथ मैरिजेस हैं दे आर अलाउड एज द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अलाउइंग वन टू कन्वर्ट टू अ डिफरेंट रिलीजन। हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है कि हम किसी और रिलीजन, किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इफ वी सी, अगर हम आर्टिकल 21 और 25 की सोल को देखें, सो इन इंडिया इंटरफेथ मैरिजेस आर अलाउड। वन कैन कन्वर्ट टू अ डिफरेंट रिलीजन फ्रॉम वन इन ही और शी वाज बोर्न, और जो भी पर्सनल लॉज हैं उस रिलीजन के वो हम फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने पहले बात की,
अक्सर इस चीज़ को फोर्स्ड कन्वर्जन के साथ जोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से ऐसी जो मैरिजेस हैं, इंटरफेथ जो मैरिजेस हैं, वो सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती हैं। नाउ इन सब इश्यूज़ को अगर हम डिस्कस करें आगे कैसे बढ़ा जाए, तो इसी चीज़ को लेकर हमारा ये आर्टिकल भी है ना, ताकि कुछ और लॉज, कुछ और इंक्लूजन्स ना हो। सबसे पहले तो हमें जो हमारा स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954, इसे पूरी तरीके से एक्सेप्ट करना होगा और इसे पूरे तरीके से इस तरह इम्प्लीमेंट करना होगा कि ये हमारे मेंटल और सोशल लेवल दोनों ही पर्सपेक्टिव पे विद सोल स्पेशल मैरिज एक्ट इम्प्लीमेंट हो सके। और किसी के भी जो राइट्स हैं, दे शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड। कन्वर्जन ऑफ रिलीजन फॉर मैरिज इज़ नॉट ऑल वाइज, ये हमेशा ही ज़रूरी नहीं है दैट यू नीड टू कन्वर्ट योर रिलीजन फॉर मैरिज। और इसी को लेकर स्पेशल मैरिज एक्ट आता है, जिसके अंदर विदाउट कन्वर्टिंग योर रिलीजन द मैरिज कैन बी प्रोसीडेड बाय द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन. So marriage of two adults is a complete matter of their own choice, and neither a law is to impose any decision nor any individual. The freedom of decision of his or her marriage shall lie with the person only, and the need is to accept this fact. Now इसी को लेकर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रोविजंस को भी चैलेंज किया गया, जिसे लेकर ये पूरा का पूरा न्यूज़ आर्टिकल बेस्ड है। तो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को चैलेंज किया गया है और ये कहा गया है कि जो भी यंग कपल्स इस एक्ट के थ्रू रिफ्यूज ले रहे हैं, इसके थ्रू अपने मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, इट समहाउ एंडेंजर्स द लाइफ ऑफ सच कपल्स ना। इसको कुछ इसके ऐसे प्रोविजंस हैं जिन्हें चैलेंज किया गया है। फॉर एग्जांपल, अगर हम स्पेशल मैरिज एक्ट का सेक्शन 5 देखें तो इट सेज दैट a person who is marrying under this law to give a notice of intended marriage, कि उनको एक नोटिस देना पड़ेगा that they want to marry, intended marriage का एक नोटिस मिलेगा। और इसको लेकर सेक्शन जो हमारा 6 है उसके अंदर एक क्लॉज है, वो कहता है कि ये जो नोटिस जो दिया जाएगा इसको फिक्स किया जाएगा एट द ऑफिस ऑफ मैरिज ऑफिसर। तो इसे ऑफिस जो आप डिसाइड करेंगे ऑफ अ मैरिज ऑफिसर, वहाँ से ये इंटेंडेड मैरिज का नोटिस दिया जाएगा। इसके बाद फिर सेक्शन 7 आता है, उसमें ये कहा जाता है कि एनी पर्सन हु वांट्स टू ऑब्जेक्ट टू सच मैरिज, वो ऑब्जेक्ट कर सकते हैं विद इन 30 days ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस नोटिस। तो पहले एक नोटिस आएगा और वो नोटिस निकलेगा और उस नोटिस के 30 दिनों तक कोई भी पर्सन इस मैरिज के लिए ऑब्जेक्ट कर सकता है। तो जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, पहले नोटिस निकालना एंड देन उसे ऑब्जेक्ट करना, इसे चैलेंज किया गया है बार बार। सेक्शन 6 और सेक्शन 7 जहाँ पे उनको नोटिस निकाल कर और फिर उसके बाद ऑब्जेक्शन का जो क्लॉज आया है, इसे बार बार चैलेंज किया गया है। नाउ इसे ये भी कहा गया है कि ये जो लॉ है इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो नोटिस है वो फैमिलीज़ को सेंड किया जाए, लेकिन ये देखा गया है कि बहुत बार जो मैरिज ऑफिसर्स हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने एक प्रोसीजर बना दिया है कि अगर कोई ऐसा कपल आता है, अगर कोई ऐसे इंडिविजुअल आते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अंडर SMA, तो उनका ये जो नोटिस है ये उनके पेरेंट्स के पास जाए। कुछ स्टेट्स काफ़ी ज़्यादा ओवर जेलस हो जाती हैं इन टर्म्स ऑफ सच केसेस, इंटरफेथ मैरिजेस। फॉर एग्जांपल, अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर जो ये नोटिस बनता है ये न्यूज़पेपर में छपता है और न्यूज़पेपर में छपने के बाद कोई भी पर्सन इस पर ऑब्जेक्ट कर सकता है और ये नोटिस उनके पेरेंट्स के पास भेजा जाता है जो इंडिविजुअल्स पहुंच रहे हैं, और अगर किसी ने भी ऑब्जेक्ट कर दिया तो ऐसी मैरिज को रजिस्टर के थ्रू कंप्लीट नहीं करवाया जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग कि ये जो नोटिस देना और फिर कुछ स्टेट्स जो पेरेंट्स को नोटिस भेजती हैं, हरियाणा तो न्यूज़पेपर में इस नोटिस को छपवाता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो कपल्स हैं SMA के अंदर जो आकर मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उनकी लाइफ को यहाँ पे एंडेंजर कर देता है ना। इसे लेकर सारी नज़रें अब सुप्रीम कोर्ट पे हैं, जहाँ पे ये जो केस चल रहा है, ये कहा जा रहा है कि ऐसे जो प्रोविजंस हैं दे विल बी स्ट्रक डाउन, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल की राइट टू प्राइवेसी, राइट टू मैरिज, इसको वॉयलेट करता है। तो ये पूरा का पूरा न्यूज़ आर्टिकल हमने इस पर्टिकुलर न्यूज़ से डिस्कस किया जहाँ पे स्पेशल मैरिज एक्ट का जिक्र हुआ है। आगे बढ़ते हैं।
हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इंडिया के अंदर कोविड-19 इन्फेक्शन के बढ़ते केसेस से है। तो ये देखा गया है कि अगर हम इस वीक के केसेस को पिछले वीक से कंपेयर करें तो पिछले वीक के कंपैरिजन में वी हैव रिकॉर्डेड 40% इंक्रीज इन द नंबर ऑफ केसेस। पिछले वीक के कंपैरिजन में 40% जो केसेस हैं वो इंक्रीज़ हो चुके हैं हमारे इंडिया में। इसको लेकर कोई डाटाज आए हैं। इस वक्त इंडिया में 3.72 करोड़ इन्फेक्शन केसेस हैं, जिनमें से 16.2 लाख एक्टिव केसेस चल रहे हैं। स्टेट्स की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में अब तक के सबसे ज़्यादा केसेस आए हैं, फॉलोड बाय कर्नाटका एंड तमिलनाडु। और ये सारे जो फिगर्स आते हैं दे आर बेस्ड ऑन स्टेट बुलेटिन। हर एक स्टेट अपना अपना बुलेटिन निकालता है एंड इन फिगर्स में झारखंड, लक्षद्वीप, त्रिपुरा, लद्दाख इनके डाटास को इंक्लूड नहीं किया गया है। वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो ये जो संडे था हमारा 16 जनवरी, इसने 1 ईयर कंप्लीट कर दिया है। ये एक तरह से हमारी वैक्सीनेशन एनिवर्सरी थी। जो हमारे इंडिया की वैक्सीनेशन ड्राइव थी, जो हमारा वैक्सीनेशन कैंपेन था, उसे 1 साल पूरा हो चुका है। एंड जिसके बाद डाटाज ये आते हैं कि हमारी कंट्री की जितनी भी एलिजिबल पॉपुलेशन थी उसमें से 89.4% पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो चुकी है एटलीस्ट विद 1 डोज। तो एलिजिबल पॉपुलेशन का 89.4% वैक्सीनेट हो चुका है विद अ सिंगल डोज। और अगर हम बात करें वो उन पर्सन की जिनको डबल डोज लग चुकी है तो दैट इज़ 64.4% पीपल फ्रॉम द एलिजिबल पॉपुलेशन ग्रुप जिनको डबल डोज मिल चुकी है ना। इसको लेकर हमारे पास स्टेट वाइज डेटा भी आया है। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे लेस देन 50% जो पॉपुलेशन है वो कवर हुई है विद बोथ द डोजेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल पंजाब, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड। ये कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे लेस देन 50% एलिजिबल पॉपुलेशन को बोथ डोजेस मिल चुकी हैं। बट कुछ ऐसी स्टेट्स भी हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। फॉर एग्जांपल वी हैव कर्नाटका, गुजरात, सिक्किम, उत्तराखंड, लक्षद्वीप। यहाँ पे जो एलिजिबल पॉपुलेशन है उनको 80% से ज़्यादा लोगों को डबल डोज मिल चुकी है। एंड ये पूरा का पूरा डाटा, क्योंकि वैक्सीनेशन एनिवर्सरी थी कल संडे को, तो ये हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव की सक्सेस को लेकर ये डाटा यहाँ पे शो किया गया है। एंड रिसेंटली वैक्सीनेशन 15 to 17 एज ग्रुप के लिए भी जो ओपन की गई है वो भी काफ़ी स्विफ्टली वहाँ पे हमें रिजल्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। 46.5% पॉपुलेशन जो कि इस एज ग्रुप में आती है उन्होंने अपनी फर्स्ट डोज ऑलरेडी रिसीव कर ली है। कल भी हमने सेम चीज़ को डिस्कस किया था जब हमने देखा कि क्योंकि कोविड-19 इन्फेक्शंस इतना इंक्रीज़ हो चुका है, जिसके चलते 26 जनवरी परेड में जो सेंट्रल एशियन नेशंस के जो हेड्स ने आना था, इस प्लान को भी अब डेफर किया जा रहा है और उन सबको वर्चुअल इंडिया सेंट्रल एशिया समिट के लिए इनवाइट किया गया है। तो क्योंकि कोविड-19 इन्फेक्शंस बढ़ रही हैं, इवन रिपब्लिक डे परेड का जो साइज़ है, जो नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको पिछले साल के कंपैरिजन में भी और काफ़ी कम किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खतरा कोविड-19 इन्फेक्शंस का बढ़ चुका है। आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ टोंगा वोल्केनिक इरप्शन से रिलेटेड है। हमने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था कि साउथ पैसिफिक ओशन में ये जो आइलैंड नेशन है टोंगा, इसके पास एक बहुत ही सिवियर सबमरीन वोल्केनिक इरप्शन हुआ। ये वोल्केनिक इरप्शन इतना सिवियर था कि इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वाटर डिस्प्लेसमेंट हुई एंड दिस विच हैज़ रिजल्टेड इनटू सुनामी वेव्स। एंड सुनामी वेव्स की वजह से पूरा जो पैसिफिक ओशन के आसपास जो कोस्ट हैं, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो जिसमें यूएस आ जाता है, कनाडा आ जाता है, बाकी की कंट्रीज़ आ जाते हैं, देन योर साउथ अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब कोस्ट लाइन्स पे सुनामी अलर्ट जारी कर दिया गया था। और ये देखा भी गया है कि काफ़ी ज़्यादा हाई वेव्स पहुंच रही हैं अराउंड पेरू, अराउंड कैलिफोर्निया, अराउंड यूएस। तो इस वोल्केनो का रिज़ल्ट देखने के लिए मिल चुका है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो टोंगा आइलैंड है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, और पहले इसकी ज्योग्राफी को समझते हैं एंड देन वी विल अंडरस्टैंड कि जो सब मरीन वोल्केनोज हैं ये इतने एक्सप्लोसिव कैसे हो सकते हैं। हम सबके मन में एक क्वेश्चन आता है कि जब वोल्केनिक इरप्शन ओशन के फ्लोर पे हो रही है तो ओशन वाटर जो कि इतना ठंडा होता है, इट शुड कूल डाउन द मैग्मा, तो किस तरह इतना वायलेंट एक्सप्लोजन हमें देखने के लिए मिलेगा। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे ब्रेक डाउन करेंगे।
सबसे पहले अगर हम टोंगा आइलैंड की बात करें, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्लेसेस इन न्यूज़. आपके प्रीलिम्स में प्लेस इन न्यूज़ के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं. तो एज यू कैन सी, इफ़ दिस इज़ ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के फर्दर ईस्ट में आपको टोंगा आइलैंड मिलेगा. ऑस्ट्रेलिया से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास कर रहा है, विच इज़ 23.5 degrees north, and as you can clearly see, the Tonga island is lying in the north of ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नॉर्थ में और इक्वेटर के साउथ में आपको मिलेगा टोंगा. हाउएवर इट इज़ वेरी क्लोज टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, बट स्टिल इट लाइज इन दी नॉर्थ ऑफ इट. दूसरी बड़ी चीज़ याद रखेंगे, ये टोंगा जो हमारा आइलैंड है, दिस इज़ बेसिकली अ पॉलिनेशियन कंट्री. हम यहाँ पे आप पढ़ते हैं मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया. तो टोंगा इज़ पार्ट ऑफ पॉलिनेशिया. एंड काफ़ी सारे आइलैंड ग्रुप्स हैं, अराउंड 169 आइलैंड्स हैं टोंगा के पास, जिसमें से कुल 36 आइलैंड्स ऐसे हैं जो कि इनहैबिटेड हैं. एंड जियोलॉजिकली अगर हम टोंगन आइलैंड्स की बात करें तो ये 2 टाइप्स के हैं. जो मोस्ट ऑफ द टोंगन आइलैंड्स हैं, दे हैव लाइमस्टोन बेस. हमारे जो कोरल फॉर्मेशंस होते हैं, जो कोरल रीफ्स होते हैं, वो लाइमस्टोन उनका बने हुए ये आइलैंड्स हैं. सो दे हैव, मोस्ट ऑफ दीज आइलैंड्स हैव लाइमस्टोन बेस, जो कि बेसिकली कोरल फॉर्मेशंस की जो अपलिफ्टमेंट है वहाँ से बने हैं. जो बाकी के आइलैंड्स हैं उनमें भी हमारे पास कोरल बेस है. हाउएवर दे हैव वोल्केनिक बेस. जो बेस है वो मैग्मा ने बनाया, और इस वोल्केनिक बेस के ऊपर हमारे पास लाइमस्टोन और जो कोरल की डेपोजिशन है, इस तरह के हमें आइलैंड्स भी वहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं. बट मेजॉरिटी आइलैंड्स ही ऐसे हैं जिनका पूरा का पूरा बेस ही किसका बना हुआ है, लाइमस्टोन का बना हुआ है. बट सम ऑफ देम हैव वोल्केनिक बेस, और इस वोल्केनिक बेस के ऊपर हमें लाइमस्टोन के आइलैंड्स देखने के लिए मिलते हैं. नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, कि अगर जो सब मरीन वोल्केनोज हैं, जैसे ही वोल्केनिक इरप्शन होती है तो जो मैग्मा है, इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द ओशन वाटर विच इज़ सुपर कूल. तो किस तरह से ये जो वोल्केनिक इरप्शंस हैं ये इतनी एक्सप्लोसिव हो सकती हैं ना. इसको लेकर हमारे पास 2 केसेस हैं. पहला केस, अगर तो जो मैग्मा है वो बहुत ही स्लोली राइज कर रहा है सी वाटर में, मतलब उतना ज़्यादा एक्सप्लोसिव नहीं है, बहुत स्लोली इजेक्ट आउट हो रहा है, चाहे उस मैग्मा का टेम्परेचर इवन मोर देन 1200 डिग्री सेल्सियस भी क्यों ना हो. ऐसे केस में क्या होता है कि बहुत ही थिन एक फिल्म बन जाती है स्टीम की, जो कि मैग्मा और वाटर के बीच में आ जाती है. ये स्टीम बेसिकली एक इंसुलेशन की लेयर प्रोवाइड कर देती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो हमारा मैग्मा का आउटर सरफेस है वो कूल डाउन हो जाता है. तो बेसिकली अगर स्लोली इजेक्ट आउट होगा, तो अगर ये हमारा मैग्मा है, तो मैग्मा और वाटर के बीच में, मैग्मा और हमारे वाटर के बीच में एक पतली सी लेयर आ जाती है स्टीम की, और ये स्टीम बेसिकली हमारे मैग्मा को इंसुलेट करके रखती है, एंड स्लोली मैग्मा कूल डाउन हो जाता है. लेकिन ये जो प्रोसेस है जिसमें स्टीम एक इंसुलेशन की लेयर बना रही है, ये तब नहीं हो पाएगा जब जो मैग्मा है वो एकदम से ब्लास्ट आउट होता है, विच इज़ फुल ऑफ वोल्केनिक गैस. नाउ आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, जब भी ऐसी वोल्केनिक इरप्शन होती है जिसके अंदर मैग्मा इज़ अकम्पेन्ड विद अ गैस, तो वो काफ़ी एक्सप्लोसिव होती है. तो ऐसे एक्सप्लोसिवनेस में क्या होगा कि जो मैग्मा है वो बहुत ही क्विकली वाटर के अंदर एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से जो ये स्टीम की जो लेयर है वो नहीं बन पाती, और अगर बनती भी है तो वो डिसरप्ट हो जाती है. तो अगर ये स्टीम की लेयर नहीं बन पाएगी तो क्या होगा, हमारा जो कूल वाटर है, जो सुपर कूल्ड वाटर है, ये एकदम से सुपर हॉट मैग्मा के कांटेक्ट में आएगा, और जैसे ही ये इंटरेक्शन होती है, इसे बोला जाता है फ्यूल कूलेंट इंटरेक्शन. इट इज़ कॉल्ड एज फ्यूल कूलेंट इंटरेक्शन, जिसके अंदर हमारा सुपर कूल वाटर इज़ इंटरेक्टिंग विद सुपर हॉट मैग्मा. ऐसे केस में ये जो इंटरेक्शन होती है, इसमें वेपन ग्रेड, मतलब केमिकल एक्सप्लोजन यहाँ पे क्रिएट होता है. आपने ये देखा भी होगा, सपोज इफ़ यू आर स्लाइटली इनटू कुकिंग, यू विल सी कि अगर काफ़ी ज़्यादा आपका कंटेनर हॉट हो जाए और उसमें आप एकदम से काफ़ी ठंडी चीज़ डाल दें, तो यू सी कि काफ़ी ज़्यादा वो एक्सप्लोसिवली हमें उसमें इंटरेक्शन देखने के लिए मिलता है ना. ये हम हमारे नॉर्मल लाइफ की एग्जांपल ले रहे हैं.
Think of this in terms of super cool ocean water and super hot magma. तो जब ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, so it's kind of a fuel coolant interaction and which results into weapon grade kind of chemical explosion, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंट एक्सप्लोजन होनी शुरू हो जाती है, और जो मैग्मा है ये टूटना शुरू हो जाता है, ऐसे पीसेस में बिखरना शुरू हो जाता है ना। ये जैसे ही टूटेगा तो एक तरीके का चेन रिएक्शन बन जाएगा। कैसे? अब ये हर एक जो सेगमेंट है, ये हर एक सेगमेंट अब कूल वाटर के साथ कांटेक्ट करेगा। जैसे जैसे हर एक सेगमेंट वाटर के कांटेक्ट में आता जाएगा वो फर्दर एक्सप्लोड करेगा, उसके फर्दर छोटे छोटे और पीसेस हो जाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो एक तरीके का चेन रिएक्शन बनता जाएगा जिसकी वजह से लगातार एक्सप्लोजन्स होती जाती हैं, एंड अल्टीमेटली ये एक्सप्लोजन्स होती जाती हैं, एंड दैट होल एंटायर वॉल्केनिक पार्टिकल्स ये सब जेट आउट होते हैं फ्रॉम द ओशन। बहुत ही सुपरसोनिक स्पीड से हमें ये ब्लास्ट देखने के लिए मिलता है। सो दिस इज़ द रीज़न वाई फ्यूल कूलेंट इंट्रैक्शन याद रखेंगे कि ओशन सबमरीन वोल्केनो होने के बावजूद इट कैन बी सो डिवास्टेटिंग, इट कैन बी सो एक्सप्लोसिव। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इस वीडियो लेक्चर में हमने आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है जो कि हमारे यूपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आई होप यू गाइज enjoyed this lecture. So that is all from my side. Thank you very much. Thanks for watching Dronacharya IAS YouTube channel. Thank you.